डियर पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, एनवायरमेंटल इश्यूज। आज हमने इसका लास्ट पार्ट स्टडी करना है और उसमें शामिल है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन या आलूदगी जो है, ये आजकल एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पॉल्यूशन की डेफिनेशन ये है, द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स और पॉल्यूटेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। माहौल के अंदर मुख्तलिफ जो जहरीले मुरकबात हैं या केमिकल्स हैं, उनकी एडिशन जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को मुतासर करती है या एनवायरनमेंट को मुतासर करती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? पॉल्यूशन का नाम देते हैं। पॉल्यूशन को जो चीज़ मुतासर करती है उसको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट जो है ये दो तरह के होते हैं, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स और एंथ्रोपोनिक जो है वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं। नेचुरल पॉल्यूटेंट वो हैं जो नेचर के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसे वॉल्केनिक एरप्शन है, वॉल्केनो पहाड़ फटते हैं तो उसके अंदर से जो लावा निकलता है, उसके अंदर गैसेस होती हैं, वो एयर को और लैंड को पॉल्यूट करती हैं। और जो इंसान के ज़रिए या ह्यूमन बीइंग के ज़रिए पॉल्यूशन काज होती है, उसे हम एंथ्रोपोनिक पॉल्यूशन का नाम देते हैं। और इसकी जो टाइप्स हैं उसमें इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं, और डोमेस्टिक एफ्लुएंट घरेलू जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं जैसे डिटर्जेंट है या और दूसरे केमिकल जो हैं, वो वाटर के अंदर ऐड होकर पॉल्यूशन काज करते हैं। ये तो होगी पॉल्यूटेंट्स का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हमने देखना है कि पॉल्यूशन की मुख्तलिफ टाइप्स कौन कौन सी हैं। आज के जो लेक्चर में हमने जो टाइप स्टडी करनी है वो चार टाइप्स हैं। उसमें पहले नंबर पर आ जाती है एयर पॉल्यूशन, दूसरी वाटर पॉल्यूशन, तीसरी लैंड पॉल्यूशन, और चौथी आ जाती है नॉइज पॉल्यूशन। यानी चार पॉल्यूशन की टाइप्स हैं जो कि हमने इस टॉपिक के अंदर स्टडी करनी है। तो सबसे पहले आ जाती है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो है ये एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से होती है। एयर पॉल्यूटेंट की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जो कि मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर डिवाइड की गई है। पहली जो टाइप्स की क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन के हवाले से। ये उनका सोर्स ऑफ एमिशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट वो एयर पॉल्यूटेंट जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड शामिल हैं। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट जो हैं वो हैं जो कि डायरेक्टली ऐड नहीं होते हैं। इसमें पैन, स्मॉग, ओजोन, सल्फ्यूरिक एसिड और एसिड मिस्ट वगैरह शामिल है। यानी जो इस तेज़ाब है वो एक वाटर वेपर्स के साथ मिलकर धुंध सी बनाते हैं, उसको हम एसिड मिस्ट का नाम देते हैं। आगे आ जाती है इनकी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। कीमियाई तरकीब के लिहाज से दो तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट वो हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसी गैसें पाई जाती हैं। इनऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड वगैरह शामिल है। इसके बाद तीसरी क्लासिफिकेशन जो की गई है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है, कि वो पार्टिकल की शक्ल में है या गैसेस की शक्ल में। अगर तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं तो वो दो स्टेट के अंदर हो सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड के अंदर। सॉलिड स्टेट में जो पाए जाते हैं उसमें डस्ट यानी गर्द आ जाती है, मट्टी आ जाती है, स्मोक धुआं आ जाता है, फ्लाई ऐश जो राख है जो जलाने के नतीजे में पैदा होती है और एयर के अंदर उड़ती है, उसको हम फ्लाई ऐश कहते हैं। और लिक्विड स्टेट के अंदर मिस्ट और फॉग आ जाती है। मिक्स जो है ये वेपर्स की वजह से होती है जो एयर के अंदर खड़े खड़े हो जाते हैं। और फॉग जो है वो भी बहुत ज़्यादा ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर हो जाते हैं, उनकी वजह से हो जाते हैं। गैसेस पॉल्यूटेंट जो हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड शामिल है। तो ये आप देखें, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट के अंदर जो है वो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट जो है वो पाए जाते हैं। तो ये वो पॉल्यूटेंट है जो कि एयर के अंदर पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करते हैं। अब ये जो एयर पॉल्यूशन है इसकी रीजन क्या है, ये पॉल्यूटेंट कैसे एंटर होते हैं? तो दो तरह की रीजन हैं। एक है नेचुरल एयर पॉल्यूशन,
और दूसरी आ जाती है मैन मेड एयर पॉल्यूशन, एंथ्रोपोनिक जिसको हम कहते हैं। जो नेचुरल एयर पॉल्यूशन है वो फॉरेस्ट फायर, जंगलों में जो आग लग जाती है उस वजह से गैसेस पैदा होती हैं, वो एयर को पॉल्यूट करती हैं। इसके अलावा वॉल्केनो अरप्शन, वॉल्केनो पहाड़ फटते हैं, आतिशशाह पहाड़ जब फटते हैं तो उससे जो लावा निकलता है उसके अंदर गैसेस होती हैं। वो गैसेस लैंड के अंदर ही पॉल्यूशन करती हैं, वाटर के अंदर भी करती हैं, और एयर के अंदर जो गैसेस हैं वो पॉल्यूशन करती हैं। इस तरह से जो रॉक्स हैं उनके रेडियो एक्टिव डिके के नतीजे में जो गैसेस रिलीज होती हैं वो भी एयर के अंदर पॉल्यूशन काज करती हैं। मैन मेड जो एयर पॉल्यूशन है उसमें इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, इंडस्ट्री से निकलने वाली जो गैसेज हैं, इस तरह से जो गाड़ियां हैं उनका जो धुआं है उसमें जो गैसेज होती हैं, मुख्तलिफ जो पावर प्लांट चल रहे हैं उससे गैसेज रिलीज हो रही हैं। इस तरह जो ईंधन इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोल है, गैस है, इनको हम फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल नाम देते हैं, इनकी बर्निंग से गैसेज रिलीज होती हैं, ये भी एयर पॉल्यूशन काज करती हैं। अब ये जितने भी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ये खास सोर्स से पैदा होते हैं, और वो सोर्सेज जो हैं क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरह से इफेक्ट करते हैं। अब हमने देखना है कि कौन से सोर्सेज हैं और क्या क्या इनके जो है वो इफेक्ट्स होते हैं। पहले नंबर पर जो आ जाते हैं एयर पॉल्यूटेंट वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसॉल स्प्रे फॉर्म जो है इसमें से ये रिलीज होते हैं, और ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर को ख़त्म करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग काज करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं, जिनकी वजह से एयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये पावर स्टेशन और फॉसल फ्यूल से पैदा होती है। ये एसिड रेन पैदा करती है, तेजाबी बारिश, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है, मॉइस्चर के साथ ऐड करती है, तो ये एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लंग कैंसर हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर, और सांस लेने के मसाइल, ब्रीदिंग डिसऑर्डर क्रिएट करती है। लेड कंपाउंड जो कि सबसे डेंजरस मेटल हैं एयर पॉल्यूटेंट्स में, ये लेड पेट्रोल और ऑयल की कंबशन की वजह से पैदा होते हैं, और ये शदीद खतरनाक हैं क्योंकि ये ब्रेन को डैमेज करते हैं और फॉरेस्ट जो है उनके डिक्लाइन का बायस बनते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं जो कि फॉसल फ्यूल को बर्न करने की वजह से पैदा होते हैं, ये भी ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन का बायस बनते हैं। इसके अलावा इंसानों के अंदर सर दर्द का बायस बनते हैं, हेड एक, और खांसी यानी कफ का बायस बनते हैं। लास्ट में आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि सिगरेट स्मोक, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी आग को आप इनकम्प्लीटली जलाते हैं तो उससे ये पैदा होते हैं। कंप्लीटली अगर जले तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और इनकम्प्लीट बर्न हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। तो उसके नतीजे में हेडेक हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, हत्ता कि मौत भी वाक़ हो सकती है। तो इस लिहाज से ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स है बहुत ही डेंजरस हैं, हेल्थ के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। इसके बाद जाते हैं वाटर पॉल्यूशन, पानी के अंदर जो आलूदगी है वो कैसे होती है। वाटर पॉल्यूशन में दो तरह के सोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, एक है जिनको हम पॉइंट सोर्सेज का नाम देते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज जो हैं दीज रेफर टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सिंगल आइडेंटिफाइबल सोर्स, जिनका सोर्स एक ही हो उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉइंट सोर्स। और जिनका सोर्स एक ना हो बल्कि ज्यादा हो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन पॉइंट सोर्सेज। दीज रेफर टू डिफ्यूज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर नॉट फ्रॉम अ सिंगल डिस्क्रीट सोर्स। अब जो सिंगल सोर्स है उसमें पाइप्स आ जाते हैं, डिचेज आ जाते हैं, और इसकी एग्जांपल आ जाती हैं जो सीवेज वाटर का डिस्पोज है, या फैक्ट्री या प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है, वो सारे जो है ये क्या करते हैं, पॉइंट सोर्स के तौर पर काम करते हैं। जबकि जो एग्रीकल्चर लैंड से जो पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट रिलीज होती है, मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर लैंड के अंदर हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, वो फर्टिलाइजर जो है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कंपाउंड होते हैं, और वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इस तरह से जो जानवरों से निकलने वाला फजला है, पेट वेस्ट जो है, ये भी पॉल्यूशन जो है वो काज करते हैं। अब वाटर पॉल्यूटेंट्स की भी मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें डोमेस्टिक एफ्लुएंट और इंडस्ट्रियल फ्लुएंट और सरफेस वाटर एफ्लुएंट, जबकि चौथे नंबर पर आने वाले थर्मल वाटर जो है ये भी एक एफ्लुएंट के तौर पर काम करता है। ये तमाम पॉल्यूटेंट्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स की बात करते हैं कि घरेलू जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, इंसानों और जानवरों का जो फजला है, ये इसकी कैटेगरी के अंदर आता है।
इसके अलावा जो इंसान खुराक इस्तेमाल करता है वो गल सड़ जाती है, वो भी वाटर के अंदर ऐड होकर पॉल्यूशन क्रिएट करती है। डिटर्जेंट जो कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है वो भी वाटर के अंदर ऐड होकर पॉल्यूशन कार करता है। इस तरह से बैक्टीरिया हैं, मिसाल के तौर पर साल्मोनेला है, ये भी पानी के अंदर पॉल्यूशन करते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ डिजीज हो सकती हैं। दूसरे नंबर आ जाती है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्री से निकलने वाले बेकार मादे या पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं? तो उसमें एक कैटेगरी आ जाती है हैवी मेटल की, जिसमें मरकरी है, लेड है, सीसा, आर्सेनिक है, कॉपर है और कैडमियम। ये 5 मेटल्स हैं जो कि पॉल्यूशन काज कर रही हैं। इस तरह से इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट आ जाते हैं, इसमें एसिड हैं, अल्कली हैं और ब्लीचिंग पाउडर वगैरह आ जाता है। ये मुख्तलिफ वो पॉल्यूटेंट जो कि इनऑर्गेनिक कैटेगरी के अंदर आते हैं। इस तरह से ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं जिसमें प्रोटीन है, सेलुलोज है, फाइबर जो है, और सरफेस रन वाटर जो है, जो कि अलहदा से यहाँ पे भी डिस्कस किया गया। ये वही चीज़ है जो कि अलहदा से डिस्कस हुई है, जिसमें नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सल्फेट्स, फास्फेट, जो कि मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र जो हम फीड के अंदर यूज़ करते हैं उससे पैदा होते हैं। ये रिवर्स में आते हैं, कैनाल्स के अंदर आते हैं, और फिर वहाँ से ये फिर ओशन के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो इनको हम नाम देते हैं सरफेस वाटर एफ्लुएंट्स। इसके बाद चौथे नंबर आ जाते हैं थर्मल वाटर, गर्म पानी जो है, ये भी एक पॉल्यूटेंट के तौर पर काम करता है। तो गर्म पानी जो है, पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ को इफेक्ट करता है, इस लिहाज से इसको हम एक पॉल्यूटेंट के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। ये कहाँ से रिलीज होता है? मुख्तलिफ जो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, उनसे ये गर्म पानी रिलीज होता है। तो ये लेक्स, रिवर और ओशन में जब इस्तेमाल होता है तो उसके नतीजे में पॉल्यूशन क्रिएट करता है। अब ये जो वाटर पॉल्यूशन है इसके क्या इफेक्ट्स हैं हेल्थ के ऊपर और एनवायरनमेंट के अंदर? तो इसमें मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट आ जाते हैं, जिसमें एक तो इफेक्ट आ जाता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विद न्यूट्रिएंट्स। यानी ऑर्गेनिक मैटर जो पानी के अंदर पाया जाता है उसको जब बैक्टीरिया यूज करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन को यूज करते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ये जो अमल है ये क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। इस तरह से यूट्रॉफिकेशन का अमल जो है, पानी के अंदर जब न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं तो एल्गी वगैरह इकट्ठे होकर उनको डीकम्पोज करते हैं। तो ये भी एक मेजरमेंट है किसके लिए? वाटर की पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए। तो इसको हम एल्गल ब्लूम नाम दे दें या यूट्रॉफिकेशन नाम दे दें, बात एक ही है। इसके बाद आता है बायो मैग्निफिकेशन। केमिकल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड। फूड की कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा अगर केमिकल वाटर के अंदर इकट्ठे हो जाएं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? बायो मैग्निफिकेशन का नाम देते हैं। वहाँ फिर ऑर्गेनिज्म आते हैं और वो यूट्रोफिकेशन काज करते हैं। इस तरह से थर्मो रेगुलेशन की वजह से जो टेम्परेचर रेगुलेट होता है वो टेम्परेचर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ये भी एक इफेक्ट है। इस तरह से मुख्तलिफ जो प्लैंकटन, वाटर के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको कहते हैं प्लैंकटन। मोलस्क हैं, फाइलम मोलस्का स्तर रखने वाले एनिमल्स हैं, जैसे सी शेल्स वगैरह शामिल हैं, फिशेज, मछलियाँ वगैरह शामिल हैं। ये भी जो है इनकी लाइफ को खतरा होता है, ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज बनने वाली हो जाती हैं। इस तरह से मुख्तलिफ जो पैथोजन हैं जैसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ हैं, ये भी वाटर बॉर्न डिजीज काज करते हैं, ये भी वाटर में शामिल हो जाते हैं। और कौन सी डिजीज हो जाती है? डायरिया यानी असहाल हो जाता है, जॉन्डस जरकान हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है और एम्बाइबेसिस हो जाती है। तो ये तमाम बीमारियां जो हैं ये पैथोजेंस की वजह से होती हैं, जो कि वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की शक्ल में होते हैं, और ये भी वाटर के जरिए ह्यूमन में एंटर होते हैं और उसमें डिजीज काज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इफेक्ट आ जाता है वो मुख्तलिफ मेटल्स की वजह से आ जाता है, जिसमें कैडमियम आ जाती है। कैडमियम जो है ये मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करती है, जिसमें जो हड्डियों से रिलेटेड बीमारी होती हैं, जोड़ों से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, और लंग्स और लिवर का कैंसर शामिल है। इस तरह से मरकरी कंपाउंड्स हैं वो वेस्ट वाटर के अंदर शामिल होते हैं। तो ये हमारे विजन को, हमारी नज़र को जो है धुंधलाहट का बायस बन जाते हैं। इसको कहते हैं ब्लरिंग ऑफ आईज या ब्लरिंग विजन, यानी धुंधला नजर आना। इस तरह से मेंटल डिसऑर्डर, जहनी जो खराबी है, वो भी मरकरी की वजह से पैदा होती है। इस तरह से फ्लोराइड जो ऐड होते हैं ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, वो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर पैदा करते हैं।
मैदे और इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम पैदा करते हैं। दांतों की जो खराबी है वो भी इस वजह से होती है। इस तरह से हड्डियां जो हैं ये सख्त हो जाती हैं, जोड़ सख्त हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं फ्लोराइड के ज़्यादा होने की वजह से होती हैं। इसके बाद आ जाती है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है ये एक ख़ास किस्म की बीमारी पैदा करती है जिसे हम ब्लैक फुट डिजीज़ का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक फुट डिजीज़। और इसके नतीजे में डायरिया भी हो सकता है, स्किन के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं और लंग कैंसर भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जो कि वाटर की वजह से होती हैं। एक तो मुख्तलिफ जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, वो बीमारी पैदा करते हैं। दूसरा ये मेटल्स हैं या मिनरल्स हैं जो कि पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे आ जाती है लैंड पॉल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी। जो है ज़मीनी आलूदगी की वजूहात जो हैं वो तीन हैं। पहली नंबर आ जाती है डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव। दूसरा टॉक्सिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, जब हम ये ज़्यादा यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो पानी की आलूदगी का पानी की आलूदगी बायस बनते हैं और वो पानी ज़मीन की आलूदगी का बायस बनता है। एसिड रेन, तेज़ाबी बारिश होती है, ये ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स हैं उनको अफेक्ट करती है। अब इनके क्या इफेक्ट्स हैं? इसमें 5 तरह के इफेक्ट आते हैं। एक तो ये स्किन कैंसर और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिल्द जो है उसमें कैंसर हो जाएगा और सांस लेने के मसाइल पैदा होंगे। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और स्किन के प्रॉब्लम पैदा होते हैं। इरेगुलर रेनफॉल एंड फ्लड्स, एक तो बारिशें नॉर्मल सीजन के अंदर होती हैं और अगर सीजन से हट के बारिशें होना शुरू हो जाएं जिस वजह से फसलें भी मुतासर होती हैं, वो भी लैंड पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। इस तरह से एनिमल स्पीशीज़ जो हैं वो भी एक्सटिंक्ट होने लगती हैं, उनके ख़त्म होने का खदशा होता है। इसके अलावा से बायो मैग्निफिकेशन, ये मायो नहीं है बल्कि है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि फूड से ज़्यादा केमिकल ज़मीन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं जो कि ना सिर्फ ऑर्गेनिज्म को मुतासर करते हैं बल्कि ज़मीन के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं। अब ये जो ज़मीन की आलूदगी है या ज़मीन की जो लैंड पॉल्यूशन है, इसका क्या इलाज है, इसको रेमेडीज़ क्या क्या है? तो इसमें मुख्तलिफ तरह से तरीके इस्तेमाल। एक तो यह है कि जो कूड़ा करकट है उसको हम ठिकाने लगाएं, गारबेज डिस्पोजल। ये आपने देखा होगा लाहौर के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कूड़े के ढेर लगे जाते हैं और उनकी सफाई नहीं होती है, काफ़ी अरसे तक महीना महीना पड़े रहते हैं। ये जो है ये मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बन सकते हैं। इस तरह से प्लास्टिक जो है उसका इस्तेमाल ख़त्म कर दें, क्योंकि प्लास्टिक जो है ये पानी के अंदर, नालों के अंदर आ जाता है और नालों को बंद कर देता है। तो ये पानी जब गड्ढा हो जाएगा, ये ज़मीन के अंदर जाएगा तो उसको आलूदा बना देगा। इस तरह से मुख्तलिफ जो इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट हैं उनको पहले ट्रीट कर दें और ट्रीट करने के बाद फिर वाटर के अंदर ऐड करें। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज। चौथे नंबर पर आ जाती है ग्रोइंग ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन, दरख्त का कटाव जो है ये भी एक रीज़न है। तो उसका हल क्या है कि आप दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, बड़े पैमाने पर दरख्त लगाकर आप ज़मीनी आलूदगी से बच सकते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पे ज़्यादा जंगलात हैं, दरख्त ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पे पॉल्यूशन का रेट भी कम है, चाहे वो पॉल्यूशन लैंड की हो, चाहे वाटर की हो, चाहे एयर की हो। इस तरह से बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके जो कि ज़मीन दोस्त या हो सकते हैं या एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेचुरल पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें तो उससे आप केमिकल असरा से बच सकते हैं। तो ये वो तरीके हैं 5 जिनकी वजह से आप लैंड पॉल्यूशन से बचाव अख्तियार कर सकते हैं। ये रेमेडीज भी हैं और आप कह सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं। सबसे एंड पे आ जाती है नॉइज पॉल्यूशन, शोर की आलूदगी। शुरू में तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं था लेकिन आजकल जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। ये भी एक पॉल्यूशन की किस्म कंसिडर की जाती है। नॉइज पॉल्यूशन क्या है? बेसिकली नॉइज जो है ये अनवांटेड साउंड जो है उसको हम नॉइज कहते हैं। और अगर हमारे जो एनवायरनमेंट है इसको ये मुतासर करना शुरू कर दे तो उसको हम क्या नाम देते हैं? नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। इसका दूसरा नाम एस्थेटिक पॉल्यूशन है। दूसरा नाम क्या है? एस्थेटिक पॉल्यूशन। अब हमने देखना है कि ये नॉइज पॉल्यूशन जो है ये कैसे इफेक्ट करता है, कैसे ये क्रिएट होता है, इसकी काजेज क्या है। सबसे पहले हमने देखना है कि नॉइज जो है इसको मेजर कैसे कर सकते हैं। नॉइज जो है उसकी दो चीज़ें होती हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी है और दूसरा आ जाता है इसका प्रेशर।
हर एक के यूनिट डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्स के अंदर मेजर की जाती है। जो आम जो सुनाई देने वाली आवाज़ है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ज़्यादा जो सेंसिटिव है वो 1,000 से 4,000 तक है। और जो बोलने के लिए इस्तेमाल होती है वो 250 से 4,000 तक होती है। तो ये मुख्तलिफ साउंड की या वॉइस की जो है क्या फ्रीक्वेंसीज है। अब प्रेशर अगर ये ज़्यादा हो जाए तो उसको हम प्रेशर का नाम देते हैं, और उसके लिए फिर हम एक बगैर डायमेंशन के यूनिट इस्तेमाल करते हैं, डायमेंशन लेस यूनिट, और वो है डेसिबल। उसको हम क्या नाम देते हैं? डेसिबल्स का नाम देते हैं। अब हर एक जो साउंड है उसके लिए मुख्तलिफ इसकी वैल्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पर जो ऑडिबल रेंज है साउंड की डेसिबल के अंदर वो 0 से 140 डेसिबल है। और मुख्तलिफ तरह की जो साउंड है उसका एक चार्ट आपके सामने दिया गया है जो कि शो करता है कि कौन सी पॉल्यूशन इंटेंसिटी कैसे अफेक्ट करती है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें पहले नंबर पर जो आ रही है वो है 140 डेसिबल की इंटेंसिटी। ये इसकी वजह से हमारे कानों के अंदर दर्द होने लगता है, पेन अकर्स हो जाता है। 145 डेसिबल जो है ये इंटेंसिटी उस वक्त पैदा होती है जब जेट एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ करते हैं। फूड ब्लेंडर जब चलाते हैं तो 93 डेसिबल की नॉइज पैदा होता है। और अगर हम हैवी सिटी ट्रैफिक को देखें तो उससे नतीजे 90 डेसिबल की इंटेंसिटी पैदा होती है। इस तरह विंडो एयर कंडीशनर जो है उनसे जो है वो 60 डेसिबल का नॉइज पैदा होता है। और आम जो बातचीत करते हैं उससे 60 डेसिबल जो है वो इंटेंसिटी पैदा होती है। तो हर एक वॉइस की डिफरेंट इंटेंसिटीज हैं जो कि एमसीक्यू फॉर्म में जो है वो पूछी जा सकती है। अब नॉइज पॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या हैं? नॉइज पॉल्यूशन के कई इफेक्ट्स हैं जिसमें एक तो हीयरिंग लॉस है, इंसान समाज से महरूम हो जाता है। इस तरह से नर्वस टेंशन, जहनी तनाव हो जाता है, हेड एक, सर का दर्द होता है, इरिटेबिलिटी यानी इंसान जो है वो अनईजी फील करता है, लोअर प्रोडक्टिविटी, रिप्रोडक्शन का रेट कम हो जाता है। इस तरह से सोने में जो है वो अनईजी फील करता है, कंसंट्रेशन उसकी ख़त्म हो जाती है। आप रीडिंग कर रहे हैं, अगर शोर होगा तो आपकी कंसंट्रेशन या इर्तिकाल जो है ख़त्म हो जाएगा, आप सही तरीके से पढ़ नहीं सकेंगे। इस तरह से ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी जिस वजह से खून का बहाव जो है वो ब्लड का कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है इस वजह से। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि नॉइज पॉल्यूशन की वजह से पैदा होते हैं। तो ये आपका जो पॉल्यूशन का टॉपिक है यहाँ पे ये एंड हो जाता है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं जिनके साथ साथ मैंने सॉल्यूशन भी एंड पे दिए हैं। तो पहले नंबर पर जो एमसीक्यू आ रहा है वो है ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट्स आर कॉल्ड जीनोबायोटिक, एंटीबायोटिक, हिमालयन और एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोनिक या एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट जो है वो ह्यूमन मेड पोल्यूटेंट है। विच आर द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स प्रोड्यूसेस नो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। इसमें से कौन सा है जो कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है वो काज नहीं करता है? इसमें सोलर जो एनर्जी है ये सबसे पहला जो पोल्यूटेंट है ये इसमें आ जाता है। इसका आंसर जो है वो एंथ्रोपोजेनिक, पोनिक या एंथ्रोपोजेनिक है। और इसका जो है वो सोलर एनर्जी है जो कि कोई किसी किस्म का पॉल्यूशन वाला इफेक्ट पैदा नहीं करती है। थर्ड नंबर पे आ जाता है विच आर द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। कौन सा पॉल्यूटेंट है जो कि बायोडिग्रेडेबल है यानी जल्दी ज़ाया हो जाता है? वो है सीवेज। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कंबस्शन ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल pollutes the air by producing a fatal metal, ये है लेड मेटल। विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से कौन सी रिलेटेड नहीं है? ये आप देखें स्मॉग, एसिड रेन, ये तो एयर से रिलेटेड है, जबकि यूट्रोफिकेशन वाटर के अंदर होती है। सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स आर लाइकन्स। ए वाला ऑप्शन इसके अंदर क्या होगा? करेक्ट होगा। छठे एमसीक्यू के बाद जो सेवंथ नंबर पे आ रहा है वो है बीओडी, इंडिकेट पॉल्यूशन इन विच एनवायरमेंट? सॉइल, एयर,
एक्वस यानी वाटर या नन? जाहिर बात है वाटर के अंदर ये होगा, एक्वस एनवायरनमेंट, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बायोरीमेडिएशन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स इन एनवायरनमेंट बाय ऑर्गेनिज्म। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन इन द ऑर्गेनिज्म, आप एक ऑर्गन दूसरे को लगा देते हैं। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की मदद से आप डिजीज का तजिया करते हैं। किलिंग पैथोजन बाय यूजिंग ऑर्गेनिज्म। तो लास्ट थ्री तो नहीं है इसमें, पहले वाला ऑप्शन जो है ठीक होगा। बायोरिमेडिएशन का मतलब है कि एनवायरनमेंट को बहाल करना, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को यूज करके जो जहरीले मादे वो खत्म कर देते हैं, तो माहौल जो है पहले जैसा तरोताजा हो जाता है। तो इसलिए ए ऑप्शन इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट होगा। 9 नंबर पे आ जाता है हाईएस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किस वजह से होती है? ऑटोमोबाइल, गाड़ी की वजह से होती है। क्योंकि इंडस्ट्रीज कुछ कंट्री के अंदर ज्यादा है, कुछ के अंदर कम है, लेकिन गाड़ियां जो है हर जगह मौजूद है। तो ऑटोमोबाइल सबसे बड़ा रीजन है किसका, पॉल्यूशन का। इसके बाद है सुनामी इज काज ड्यू टू, सुनामी जो है ये किस वजह से होता है? हाई विंड्स की वजह से होता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, दो ऑप्शन है। और आखिरी आ जाता है अंडर सी अर्थक्वेक, जेर जमीन जो जलजले आते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट होगा। परमिसेबल नॉइज लेवल इन डे एंड नाइट इन रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ पे आबादी होती है, लोग रहते हैं, वहां पे जो नॉइज का परमिसेबल जो रेंज है वो कितना है? वो 75 to 70 डेसिबल। विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्टिकुलेट पॉल्यूशन, कौन सी पॉल्यूशन है जो कि पार्टिकल या जर्रों से नहीं फैलती है? पार्टिकल कहते हैं जर्रों को। अब ये ओजोन गैस है, डस्ट जो है ये पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं, सूट जो है ये भी पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं, स्मॉग जो है ये इसमें भी ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो इसमें जो है वो ओजोन जो है, ए ऑप्शन जो है वो ज्यादा सूट कर रहा है, ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। विच वन इज एन एयर पॉल्यूटेंट्स, इनमें से कौन सा एयर पॉल्यूटेंट्स है? एरोसोल, सीवेज, डीडीटी और फर्टिलाइजर। एरोसोल एयर के अंदर डायरेक्ट ऐड होते हैं, जो स्प्रे वगैरह हम करते हैं या फॉर्म वगैरह होता है, ये सारे जो है एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। द मेन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट, सीवेज वेस्ट, एसिड रेन और नन। वाटर पॉल्यूशन का मेन जो सोर्स है वो क्या है? तो उसमें मेन सोर्स जो है वो चार ऑप्शन है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट, सीवेज वाटर, इंडस्ट्री से जो आने वाले पॉल्यूटेंट्स हैं ये वाटर के अंदर आते हैं, ये भी पॉल्यूशन काज करते हैं। सीवेज वाटर, तो सीवेज वाटर ज्यादा इंडस्ट्री चूंकि कुछ जगह पाई जाती कुछ जगह नहीं पाई जाती, तो इसका भी ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन रिजल्ट्स इन, एयर पॉल्यूशन अगर ज्यादा हो जाए तो उसके नतीजे में क्या होगा? सॉइल इरोजन होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई, ऑल, सांस के लेने के मसाइल एयर की वजह से होते हैं। तो सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है 16 नंबर पे, विच आर द फॉलोइंग is the pollution control device suitable for removing the finest dust from the air, एयर में से डस्ट को रिमूव करने के लिए कौन सी चीज है? तो इसका ऑप्शन जो है वो साइक्लोन, ये भी नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, ये भी नहीं है। फाइब्रिक फाइबर, ये भी नहीं है। और वेट स्क्रबर, ये इसके ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। among the following the only secondary pollutant is, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो है वो इसमें सी ऑप्शन ओजोन होगा। द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा कहाँ से एंटर हो रही? मोटर व्हीकल से, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, स्टेशनरी फ्यूल कंबस्टन। यानी फ्यूल की अगर इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी, स्टेशनरी होगी, सी ऑप्शन जो है इसके अंदर करेक्ट होगा। तो उसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगा। इसके बाद लास्ट टू एमसीक्यूज रह जाते हैं। विच ऑफ द एयर पोल्यूटेंट काजेज ब्रेन डैमेज, कौन सा एयर पोल्यूटेंट ब्रेन डैमेज काज करता है? तो आप देखें तो लेड और जो कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों इसमें काज करते हैं। तो डी वाला ऑप्शन जो है इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। वाटर पॉल्यूटेंट काजिंग ब्लैक फुट डिजीज, कैडमियम, आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड मर्करी। तो आर्सेनिक लास्ट वाला जो था ये मेटल ऐसी है जो कि ब्लैक फुट डिजीज पैदा करती है। तो पार्टिसिपेंट ये तमाम
पॉल्यूशन के हवाले से था, बल्कि एनवायरनमेंट के तमाम इशू हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके आंसर भी एंड पे दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, लेकिन कुछ मेन क्वेश्चन है जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिए थे, तो साथ मैंने आपको करवा भी दिए हैं। इसको आप हल करें, इसको आप प्रैक्टिस करें, और जो थ्योरी आपको दी है उसको आप पढ़ें, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।